जब ये बात आ रही थी कि आईएसआई और हाफिज सईद से संपर्क की, आग कालांतर में ये विवेचना एनआईए को जाती तो ये बिल्डर सब होते एक्सपोज, राजनेता होते एक्सपोज। तो इससे पहले कि उनका अनावरण हो, इन्हीं की हत्या कर दो, जिससे कि उनका नाम का खुलासा ना हो। उनके पास टर्की की वो पिस्टल कहाँ से आई जो कि पाकिस्तान ने गिराया था पंजाब में, जिससे सिद्धू मूसेवाले की भी हत्या हुई थी। इसके अलावा तीनों ने आकर के रखी कि मोटरसाइकिल होटल में रहना, खाना पीना, आना जाना ये निःशुल्क नहीं होता है, इसमें पैसे लगते हैं। और जिस तरीके की इनकी प्लानिंग थी और जिस तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया, रेकी किया और एक राय होकर के इन्होंने कार्रवाई की, उससे ये सिद्ध होता है कि ये तीन तो जो हैं सो सामने आए। इन तीन के पीछे कौन है वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर उठ रहे सवाल और हो रही राजनीति पर इस समय हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे जो सारा घटनाक्रम हुआ है इन पे इनका क्या मानना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर, ये जो सारी चीज़ें हुई, आपने देखा जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, आप क्या देखते? जितेंद्र जी नमस्कार। और इस पे तमाम पेच हैं, मैं सिलसिलेवार आपको बताने की कोशिश करूँगा। बताया ये जाता है कि ये प्रसिद्ध होना चाहते थे और आकर के इन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। सबसे पहले मेरी घनघोर आपत्ति है इस बात पे। अभिरक्षा में ये न केवल एक अवैधानिक कृत्य है, जघन्य अपराध है, नैतिकता के आधार के भी और कानून के आधार भी। तो जो पुलिसकर्मी और अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं प्रमाद में, उनके खिलाफ कठोरतम ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से पुलिसिंग नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी थी कि उनको सुरक्षित ले जाते और इस तरीके से हत्याकांड की कोई प्रसिद्ध होए। और तीन ऐसे लड़के जिनका न कोई शैक्षिक बैकग्राउंड है, न कोई आर्थिक बैकग्राउंड ऐसा बड़ा है, और जिनका एक सामान्य छोटा मोटा आपराधिक, और वो कह रहे हैं कि हम प्रसिद्ध होना चाहते थे। अब मेरा सवाल सुनिए, उनके पास टर्की की वो पिस्टल कहाँ से आई जो कि पाकिस्तान ने गिराया था पंजाब में, जिससे सिद्धू मूसेवाले की भी हत्या हुई थी। इसके अलावा तीनों ने आकर के रखी कि मोटरसाइकिल होटल में रहना, खाना पीना, आना जाना ये निःशुल्क नहीं होता है, इसमें पैसे लगते हैं। और जिस तरीके की इनकी प्लानिंग थी और जिस तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया, रेकी किया और एक राय होकर के इन्होंने कार्रवाई की, उससे ये सिद्ध होता है कि ये तीन तो जो हैं सो सामने आए। इन तीन के पीछे कौन है वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। और उसके लिए ज़रूरी है कि इन पिस्टल्स के लिए आप जाएं पंजाब। दूसरी चीज़, इनके दोनों की हत्या से सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन हो रहा है, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। आप अवगत होंगे, ये बताया जाता है कि हज़ारों करोड़ का निवेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्डर्स और राजनेताओं के यहाँ हुआ है। और ये एक स्वर्णिम अवसर उनके लिए था कि इनको निपटा दो, न रहे बांस, न बजे बांसुरी, और वो हज़ारों करोड़ पचा जाओ। इन एंगल्स पे भी पुलिस को देखना होगा। एंगल नंबर 3, जब ये बात आ रही थी कि आईएसआई और हाफिज सईद से संपर्क की, आग कालांतर में ये विवेचना एनआईए को जाती तो ये बिल्डर सब होते एक्सपोज, राजनेता होते एक्सपोज। तो इससे पहले कि उनका अनावरण हो, इन्हीं की हत्या कर दो, जिससे कि उनका नाम का खुलासा ना हो। ये कह देना कि हम प्रसिद्ध होना चाहते थे इसलिए हमारे पास वो पाकिस्तान की पिस्तौलें आ गई, हमारे पास वो भी मोटरसाइकिल्स आ गए, हमारे पास वो आर्थिक संसाधन आ गए, और हमने इतनी बुद्धि के साथ यूपी पुलिस की इतनी बढ़िया टीम के मौजूद रहते हुए हमने गोली मार दी। इसको और गंभीरतापूर्वक जांच करना है। एक और एंगल, ये सुरेंद्र भाटी का नाम आ रहा है, किसी में से एक लड़के के साथ उसका संबंध। आपको याद हो, ये सुंदर भाटी कब प्रकाश में आया था? मुन्ना बजरंगी की हत्या जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डास्टा जेल में हुई थी, तब पंजाब, डास्टा जेल, सुंदर भाटी, शूटर्स। अब इन तारों को जोड़ना विवेचकों का काम होगा। आप ये समझें कि कल के जो गली के गुंडे थे, ये यूपी पुलिस के 17 कर्मियों के चक्रव्यूह को भेद करके गोली मार दें, और उसके बाद कह रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार किया। अच्छी बात है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने ये भी कहा कि अगर हम उनके ऊपर गोली चलाते तो वहाँ पत्रकार भी मारे जा सकते थे, बिल्कुल संभावना थी। आपने गिरफ्तार कर लिया, मौके से पिस्तौलें बरामद कर दी, लेकिन इन सब चीज़ों की विवेचना गहराई से होनी चाहिए।
मगर जो चीज़ें हुई सर, यहाँ जो आपने कहा कि गिरफ्तारी और इनकाउंटर वाली चीज़ें चलती, एक तरफ जब असद मारा जाता तो कहा जाता कि इनकाउंटर क्यों किया गया, और यहाँ दूसरी तरफ तस्वीरें दिखी कि जब पकड़े गए, इन तीनों को पकड़ा गया तो लगातार शोर मच रहा है, पूरे मीडिया तंत्र पर चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है कि इनका इनकाउंटर क्यों नहीं है। पुलिस क्या खड़े होकर तमाशा देख रही थी? नहीं, पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर दे। वहाँ जनता के लोग कितने थे, मीडिया कर्मी कितने थे, और इस पुलिस के निर्णय को मैं उसका समर्थन करता हूँ कि उनके द्वारा जो मैंने देखा कि एक सब इंस्पेक्टर जिसके कमर में पिस्तौल घुसी थी, उसने अकेले 2 शूटर्स को पकड़ लिया, अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि ये किसको मालूम था कि उनके पास और कोई हथियार नहीं है। उनके पास और भी हथियार हो सकते थे, उस सब इंस्पेक्टर को गोली मार सकते थे, लेकिन उस सब इंस्पेक्टर ने हिम्मत का काम करते हुए 2 शूटर्स को अकेले पकड़ लिया। पहला प्रयास किसी भी पुलिस बल का होता है कि जिंदा पकड़ें। जिंदा पकड़े गए हैं तो अब ये जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं, इनका अनावरण अब हो जाएगा, लेकिन अगर मार दिए गए होते, इन बिंदुओं का अनावरण कभी नहीं होता और इस कहानी का पटाक्षेप हो जाता। अब आप भी ये सहमत होंगे कि अब इनकी पूछताछ से, बृहद पूछताछ से, पॉलीग्राफ टेस्ट से, नार्को एनालिसिस से ये पूरे तार तार तक आएंगे, पिस्तौलें कहाँ से आई, आपको प्रैक्टिस किसने कराई, क्योंकि ऐसी शार्प शूटिंग आपने भी देखा होगा अपनी रिपोर्टिंग में, आसान नहीं होती है। हम लोग भी चूँकि शूटिंग बहुत करते हैं, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको, और एक पिस्तौल के कारतूस की कीमत आपको मालूम है 250 रुपये है। 25 तो वहाँ चला, उसके पहले 250 आपने और चलाए थे, और एक पिस्टल, ये जो है टर्की की बनी पिस्टल, और ये ब्राउनिंग के पैटर्न पे बनी हुई है। इसकी मैगजीन में 15 राउंड आते हैं। आप हथियार की क्वालिटी समझ लीजिए, इसकी मैगजीन में 15, और जो कोल्ट पिस्टल है उसमें आते हैं 10, और भी आती हैं बरेटा, उसमें आते हैं करीब 9। इनके पास 15 राउंड की पिस्टल आई इसीलिए थी कि जितना चाहो गोली चलाओ। और टर्की की ये जो पिस्टल है, ये अमेरिकन कोस्ट गार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, मलेशिया की पुलिस भी करती है, और फिलीपींस की पुलिस भी करती है। ये बहुत ही उच्च कोट की ये हथियार थी। इनके पास कहाँ से आ गई? गली के गुंडों के पास। मगर आपने जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा है सर, आपने बड़े करीब से इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी, ये जो मुजरिम होते हैं, जो इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, इनके पीछे क्या मानसिकता होती है? क्योंकि कुछ समय पहले लोगों ने सुना था कि अशद का इनकाउंटर हुआ है, और इतनी सुरक्षा कर्मियों के बीच इस तरीके से आना और मार दिए जाना, वहाँ पत्रकार भी मौजूद होते हैं, आप कमियाँ किसको देखते हैं और इसके पीछे किस तरीके की मानसिकता काम करती है? मानसिकता एक प्रसिद्ध होने के लिए ये लड़के नशे की आदि थे। इनको बताया जाता है कि ये मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। जो मादक पदार्थों का सेवन करता है, उसकी बुद्धि, उसके जो इंटेलेक्चुअल बैलेंस होता है, जो मेंटल इक्विलिब्रियम होता है, जिसका मानसिक संतुलन कह सकते हैं, मानसिक संतुलन उच्च कोटि का नहीं होता है। ये कोई भी मूर्खतापूर्ण अदूरदर्शिता का काम कर सकता है, जो कि इन्होंने किया, और मुझे कोई संदेह मेरे मन में नहीं है कि इनको कालांतर में फांसी की ही सज़ा होगी। मगर ये जिस तरीके से अंजाम दिया गया, अब जो इसमें नारे लगे, JSR के जो नारे लगाए गए, उस पर OAC ने भी बोला है, सब बोला है, और ये कहा जा रहा है कि यही अति हिंदूवाद था, इसी की देश भर में खेती करी जा रही थी भाजपा के द्वारा, और अब फसलें कटनी शुरू हो। इतनी बड़ी दुर्घटना, दुखद घटना के बाद जिसका जहाँ दांव लग रहा है, कोई राजनीतिक रोटी सेक रहा है, कोई धार्मिक उन्माद फैला रहा है, कोई नफरत के बीज बो रहा है, जनता सब देख रही है। और जिन्होंने नारे लगाए हैं, उनका बौद्धिक स्तर आप देख लें, मानसिक संतुलन देख लें, और उनके द्वारा नारे, इसके पहले भी माओइस्ट जब बैंक लूटते थे तो कहते थे मार्क्स जिंदाबाद, लेनिन जिंदाबाद। तो मार्क्स जिंदाबाद, लेनिन जिंदाबाद कहने से वो माओवादी थोड़ी हो जाते थे। वो सिर्फ शुद्ध लाभ के लिए काम करते थे, जैसे कोई अपराधी करता है, ये भी शुद्ध लाभ के लिए काम कर रहे थे। नारों पे उनसे पूछा जाएगा, भाई क्या कारण था कि नारे लगाए आपने? क्या कारण था कि प्रदेश में आगजनी फिर से करी जाए, या मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम किया जाए, या जो पूरी चीज़ें हो रही हैं? तमाम संभावनाएं हैं अभी कहना, लेकिन इस चीज़ के ऊपर जब आपको इस आपके प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब आप देख लें कि इनके पीछे प्रायोजक कौन है, इनके रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। आपके प्रश्नों का जवाब तभी मिल जाएगा। कुछ लोगों को डर हो गया था सर, जैसे आपने शुरू में बताया कि अतीक अहमद से जब पूछताछ होने लगी तो चीज़ें जो निकलने लगी, तो बहुत लोगों को डर हो गया कि अब हमारा नंबर ना आ जाए। बहुत सही संकेत आपने दिया है। अतीक के पेट में किस किस के नाम और किस किस के अपराध की जन्म कुंडली छिपी थी, ये किसी से बात छुपी नहीं है। लेकिन उस जन्म कुंडली के बाहर आने के पहले कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसा काम कर दो कि जिससे कि उनका नाम और उनकी जन्म कुंडली जग जाहिर ना हो, और इसमें भी इसकी प्रबल संभावना है।
सवाल ये भी उठ रहा है कि मीडिया तंत्र जिस तरीके से लगातार, आप देखिए बालाकोट में जो रहा या कारगिल में जो रहा, जिस तरीके से लोकेशन बताई जा रही थी और लगातार जो ये लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी, क्या वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार लगती है? क्योंकि क्या आप भी रहे हैं, आपने भी देखा है, क्या इतने कुख्यात अपराधियों के पास मीडिया को इतने पास तक जाना क्या ठीक है? जितेंद्र जो आजकल की पत्रकारिता हो गई है, जितेंद्र जी सर्वथा अनुचित। जिस तरीके से बॉल बाय बॉल रनिंग कमेंट्री दी जाती थी वो पुलिस के लिए भी अनुचित है और अतीक और अशरफ के लिए भी अनुचित था कि इस तरीके से मीडिया मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड रनिंग कमेंट्री दे। उससे एक तो असुरक्षा का वातावरण रहा, दूसरी चीज़ एक हाई प्रोफाइल आरोपी के इतने नज़दीक पहुंच जाना, पूरे सुरक्षा कवच को भेदते हुए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं चाहूँगा इसके ऊपर एसओपी बने कि पत्रकार किस पॉइंट तक कितने नज़दीक जा सकते हैं और क्या उनकी तलाशी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मगर ये जो धर्म वाला एंगल बार बार बीच में लाया जा रहा है, हमारे देश में दो तरीके की तस्वीरें दिखती हैं। जब आतंकवाद की बात होती है या माफियाओं की बात होती है तो एक तबका बोलना चालू कर देता है कि ना आतंकवाद का धर्म होता है ना माफिया का धर्म होता है। और ये जब से मामला हुआ है तब से धर्म हो या नारे हो, इसको खींच कर लाया जा रहा है और बताने की कोशिश हो रही है कि देश जो है अति हिंदूवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये तो मौका परस्ती है। अतीक ने कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि उनकी तो हत्या हो चुकी है, लेकिन जब एक बिरादरी ख़ास के लोग अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, हिंसा करते हैं, तब तो कोई बोलने वाला है नहीं। और उसके बाद अगर कहीं, मैं तो उसके व्यू का हूँ कि कानून की तरह उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के, पारदर्शी होकर के। इस तरीके का मनमाने तरीके से व्याख्या करना, धार्मिक उन्माद, अगर इसकी गंगोत्री देखें कहाँ से शुरू होता है, आप लोग हैं शुरू करने वाले जो हर चीज़ में धार्मिक एंगल को डालते हैं। क्योंकि आपकी रोजी रोटी, आपकी छोटी राजनीति, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति चलती ही धर्म के दुरुपयोग से है। इसमें और क्या एंगल हो सकते थे? क्या इसके अलावा भी चीज़ें कुछ हो सकती थी जो हुई? तमाम एंगल हैं। एक एंगल ये भी जो मैंने बताया कि जिसके यहाँ इसने पैसे का निवेश किया। दूसरी चीज़, अगर हथियार वाले जो आर्म्स लॉबी पंजाब की है जिसने हथियार दिए मुख्तार को, उसी ने इनको शूटर्स को भी हो सकता दे दिया हो। इसके अलावा जो इसके विक्टिम्स थे, जो इसके द्वारा पीड़ित थे, जिसको इसने चोट पहुंचाई आर्थिक या अन्य तरीके से, वो भी प्रतिशोध की भावना लेकर के ये भी एक एंगल हो सकता है। मगर ये जो अंत हुआ सर, आप खुद कहा जाता है कि 80 का जो दशक था उस समय अतीक का जो अपराधी में ग्राफ था, अपराध में जो ग्राफ था वो बढ़ना शुरू हुआ था और करीब करीब आप भी उसी समय आपने ज्वाइन किया था। तो आपने उसकी शुरुआत और उसका अंत आपने दोनों देखा। मैं तो यही कहूँगा कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, दोज दैट प्ले विद द स्वॉर्ड शैल पेरिश विद द स्वॉर्ड। जो तलवारों के साथ खेलते हैं उनका अंत भी तलवारों से ही होता है। तो उन्होंने जो शुरुआत की, और वही था, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते होए। तो जिसने अगर शुरुआत की है किसी भी बाहुबली का, आप अंत देखें, ददुआ ठोकिया का ले लें, सुल्ताना का ले लें, किसी का भी अंत बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा, इसका संदेश क्या होगा सर? जैसे जो अभी माफिया हैं, ये जब चीज़ें चली होंगी तो क्या मनोस्थिति होगी? भयाक्रांत। ये तो मान लीजिए कि अभी तक तो ये था कि उनके ऊपर 7.5 लगी थी। अब 7.5 के बाद ये जो हुआ, लगता है कि मार केस भी लग गया है। अभी तक तो ये था कि साहब कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे। अब पुलिस एनकाउंटर करे न करे वो तो एक आयाम है। अब दूसरा आयाम ये होगा कहीं कस्टडी में, जेल के अंदर पेशी के दौरान कहीं इस तरह की दुर्घटना न हो जाए। तो मेरा पुलिस को भी परामर्श होगा कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है निष्ठापूर्वक उसका अनुपालन कीजिए, शॉर्टकट न लीजिए। फर्जी मुठभेड़ के बारे में सोचे भी मत, करना तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचे भी मत। आप कानून और संविधान के प्रति जिम्मेदार हैं, उतनी ही ड्यूटी कीजिए जितना संविधान आपको अनुमति देता है। तो क्या इसके बाद से जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, ये संदेश साफ हो गया? संदेश तो पूरी तरह से साफ हो गया। अब देखिए, मिट्टी में मिला देने का मतलब ये नहीं है कि आपके कनपटी पे गोली मार दें, ये नहीं है। मिट्टी मिलाने का मतलब आपके आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक साम्राज्य को मटिया मेट कर देना। और इस आह्वान का मैं फिर कहूँगा, हम ही नहीं, आप भी सब लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि इनको, आपराधिक को, माफिया को मटिया मेट होना ही चाहिए, लेकिन कानून की परिधि में रहते हुए, शॉर्टकट बिना लिए हुए, और वो संभव है और किया गया है।
मगर विपक्ष लगातार, आखिरी सवाल है सर, विपक्ष लगातार यही बोल रहा है कि प्रदेश के अंदर जंगल राज आ चुका है और इस पे जो उच्च न्यायालय है उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो अब सड़कों पर होने लगा है, अब अदालतें बंद कर देनी चाहिए। सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हों। अपने समय के जो घटनाक्रम हैं ज़रा उसके बारे में भी अंतर मंथन कर लें। उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल जंगल राज का असली अपनी शबाब और पराकाष्ठा उनके युग में थी। शाइस्ता वाला भी चल रहा है सर। और मुख्य सवाल ये है सर कि पूरा परिवार जो है अतीक का समाप्त हो गया, जेल, और अब ये चीज़ें हो जाए, जो आने वाले माफिया हैं उनके लिए क्या, मतलब जो सोच रहे थे कि आगे बढ़ा जाए प्रदेश के अंदर, उनके लिए क्या संदेश गया इसके बाद से? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जो गॉडफादर से पूछा था न्यूयॉर्क में कि आपका साम्राज्य 75 साल चला, अब आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि मेरा परामर्श होगा कि अब लोग अपराध छोड़ दें। मेरा युग दूसरा था, अब बहुत आसान है ईमानदारी से $1 कमाना बनिस्बत बेईमानी से या अपराध से $1 कमाना, इसलिए ईमानदारी से काम करें। तो जो गॉडफादर ने अपने जीवन की संध्या में परामर्श अपने बच्चों को और अपने गिरोह को दिया था, ये बिल्कुल टंकार के साथ आज ये आ गया। ईमानदारी से काम करोगे तो ज़्यादा सुखी रहोगे। ईमानदारी और हक हलाल की पैसे तुम्हारे घर आएंगे, क्योंकि एक बार तुम अपने अपराध के क्षेत्र में सफल भी हो गए, उसके दुष्परिणाम फिर ये धन नहीं, ये काल लक्ष्मी होगी, तुम्हें तुम्हारे परिवार को, गिरोह को समाप्त कर देगी। सर एक ट्वीट आया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, मैं आपके समक्ष उसको पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियाँ लगी हुई थी और JSR के नारे भी लगाए गए और दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है और एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। ये एक असंयत और गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसमें एक ही तरीके से कहते स्वीपिंग जनरलाइजेशन है। इसमें एक ही तीर से कई शिकार खेलने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि अवसरवादी लोग करते हैं। मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इस समय पर जहां मरहम लगाने की ज़रूरत थी, आप सरकार की आलोचना कीजिए, पुलिस की आलोचना कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपकी बातों में जो पुट है धार्मिक उन्माद की तरफ जा रहा है, इससे मुझे घोर आपत्ति है। बेहतर ये होता आप इसके कानूनी पहले पे, आप बैरिस्टर हैं, मार्गदर्शन कीजिए कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि शासन प्रशासन ने 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एक 3 सदस्यीय ऊंची समिति का भी गठन किया गया है, जो कि तत्परता के साथ इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। और भी कोई अगर आप चाहते थे तो अपनी मांग शासनिक और प्रशासनिक रख सकते थे, बनिस्बत इसके कि धार्मिकता का छौंक लगाने का। क्या सर यही चीज़ है कि प्रदेश की जो सरकार है उसका सबसे बड़ा जो कहा जाए कि तारीफ़ की जो बात रही वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रही कि दंगे नहीं हुए प्रदेश में। अगर पिछली सरकारों में देखें तो किस तरीके का माहौल था, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि लोगों को प्रोवोक किया जाए, उठाया जाए। जो लगातार चीज़ें दिख रही हैं कि योगी सरकार जो रही उस पर एक कलंक लगाया जाए, जो दिख रहा है कई बार से। जितेंद्र जी, आप बिल्कुल सही निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। शरारती और निहित स्वार्थों का अब एक सूत्री कार्यक्रम है। गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, एक सूत्री कार्यक्रम है। कैसे सांप्रदायिक उन्माद कहें, जैसा कि इस ट्वीट से मैंने कहा, उससे परहेज किया जा सकता, शब्दों का चयन और बेहतर हो सकता था। लेकिन जब आग में घी डालने का काम करना है, योगी सरकार को बदनाम करना है और एक सांप्रदायिक उन्माद फैला के सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराना है, तो ये एक रोड मैप और टूल किट बहुत पहले से तैयार था और इनको फिलहाल अवसर मिला है। हालांकि मंसूबे में कामयाब कभी नहीं होंगे, ये मान के चलिए कि किसी के मन में, अगर मैंने पहले भी कहा है, अगर किसी के मन में या कल्पना शक्ति कोई उड़ान है, कृपा करके उसको अभी दफन कर दें, क्योंकि ये पूरी होने वाली नहीं है।